क्या होगा जब एक दिन अचानक से पूरी ही दुनिया अंधेरे में डूब गई, यानी कि ग्लोबल ब्लैकआउट। अब कोई सरकार नहीं बची, कोई नियम कानून नहीं बचे और लोग सिर्फ जीवित रहने के लिए एक दूसरे को मारने पर मजबूर हैं। अब एक फैमिली जो कि इस बर्बाद होती दुनिया के बीच किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, क्या वे बच भी पाएंगे? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई पोस्ट एपोकलिप्टिक सर्वाइवल मूवी में। अब कहानी की शुरुआत एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग सेंटर से होती है, जहां की अभी सैकड़ों की संख्या में गेमर्स इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एंजॉय कर रहे थे। इन्हीं में से एक लड़की रीस भी है, जो कि अक्सर यहाँ अपने दोस्तों के साथ आती रहती। हालांकि आज उसने रियलाइज किया कि किस तरह से अब हर इंसान की लाइफ इलेक्ट्रिसिटी और आधुनिक डिवाइसेस पर इतनी निर्भर हो चुकी है कि इनके बिना दुनिया कैसी होगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। अब रीस शाम को वापस अपने घर लौटती है, जहाँ की उसका पिता क्रिस खाने पर उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल रीस की माँ बहुत साल पहले ही मर चुकी थी, जिसके बाद क्रिस ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला है। खैर, अब जब दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके आसपास की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि बाहर हर तरफ ऐसा ही हो रहा था। और इसके बाद तो अब अचानक से एक झटका लगने से हर ओर वे सारे डिवाइसेस बंद पड़ जाते हैं जो कि बिजली से चल रहे थे और हर तरफ ब्लैकआउट हो गया। हालांकि अब शुरू में क्रिस और बाकी सबको भी लगा कि ये कोई नॉर्मल घटना होगी और जल्द ही इंजीनियर्स इस ब्लैकआउट को ठीक कर लेंगे। लेकिन तभी रीस ने रियलाइज किया कि अब तो उनके सेल फोन्स में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, यानी कि ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बल्कि इस अचानक से हुए ब्लैकआउट की वजह से अब बाकी के भी सारे डिवाइसेस ठप पड़ चुके हैं। सो अब ना तो कोई किसी से संपर्क कर सकता है और ना ही कोई मदद मंगा सकता है। हालांकि क्रिस को अब भी ये सब नॉर्मल ही लग रहा था और उसने अपनी बेटी से कहा कि अच्छा हुआ, अब कम से कम कुछ घंटों तक तो लोग बिना डिजिटल डिवाइसेस के चैन से बैठेंगे। हालांकि रिस अब भी आईपैड चलाने लगी, सो दोनों मिलकर अपने पुराने फोटोज और वीडियोस देखने लगती हैं जब रिस की माँ जीवित थी, और दोनों सोफे पर ही सो गए। लेकिन अब बीच रात को रीस की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली, जो कि उनके घर के पीछे वाले वेयरहाउस से आ रही थी। सो अब वो अकेले ही जाकर देखने लगती है कि ये आवाज तो इस वेयरहाउस में रखे एक पुराने रेडियो से आ रही थी। दरअसल ये पूरा ही वेयरहाउस कभी एक लैब हुआ करता था, जहाँ की रीस का दादा फ्रैंक रेडियो और साउंड वेव्स पर एक्सपेरिमेंट किया करता। लेकिन फिर वे कुछ साल पहले अकेले में जीवन बिताने जंगल में चले गए और अब वे वहीं रहते हैं। लेकिन उनका कुछ सामान अब तक यहाँ पड़ा है। अब रीस ने नोटिस किया कि ये रेडियो की आवाज तो उसके दादा फ्रैंक की वजह से आ रही थी, जो कि अब आम सेलफोन्स के बंद पड़ने से जंगल वाले अपने घर से ही अपने रेडियोस के जरिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और अब फाइनली उनसे संपर्क करने पर फ्रैंक ने रिवील किया कि उसकी रिसर्च के हिसाब से ये आज रात वाला ब्लैकआउट कोई आम घटना नहीं हो सकती। उसने पता लगाया है कि ये सिर्फ उनके देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक साथ हुआ है, यानी कि ये किसी प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स अटैक है और अब कभी भी बिजली या फिर आधुनिक डिवाइसेस चल नहीं पाएंगे। सो जल्द ही पूरी दुनिया बदलने वाली है। सो फ्रैंक ने सुझाव दिया कि रीस और उसका पिता क्रिस जल्दी से सुबह होते ही अपना सारा काम का सामान और जितना हो सके उतना राशन पानी इकट्ठा कर उसके यहाँ जंगल वाले घर में आ जाएं, क्योंकि जल्दी शहर के हालात बिगड़ने वाले हैं। जिस दुनिया को हम जानते थे वो आज के बाद से पूरी तरह से बदल चुकी है। सो जंगल में वे अपने घर के पास ही खेती कर और जानवरों का शिकार कर लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ से फ्रैंक ने रीस को एक पेपर मैप और एक रेडियो फोन के बारे में बताया, जिनका की इस्तेमाल कर वे दोनों उसके पास पहुँच सकते हैं। हालांकि अब ये सुनते ही रीस डर गई। वो सुबह होने पर अपने पिता को उठाकर उन्हें सब बताती है, जो कुछ भी उसे उसके दादा फ्रैंक से पता चला था। लेकिन अब उठकर क्रिस ने कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें तो ये शहर छोड़कर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पिता फ्रैंक सालों से ही अपने रिसर्च में लगे रहते हैं और अब तो पिछले कई सालों से उन्होंने जंगल में रहने के लिए इस घर तक को छोड़ दिया। सो उन्हें उनकी बातों का भरोसा नहीं था, जिसके बाद रीस दोबारा से उनके फ्रैंक से बात करवाती है और फ्रैंक क्रिस को समझाने लगा कि वो इस पूरी घटना को लाइटली ना ले। अगर उसे अपनी बेटी की चिंता है तो उन्हें अभी ही शहर से निकलना होगा। शहर की गलियां अब लूटपाट और क्यों से भरने वाली हैं, क्योंकि जब भी सामाजिक ढांचा टूटता है तो कोई नियम कानून नहीं बचते।
और सबसे ज्यादा खतरनाक लोगों की भीड़ ही होती है। जहां फ्रैंक के अनुसार आने वाले 2 ही दिनों में खाने पीने की सप्लाईज बंद पड़ जाएंगी और लोग सड़कों पर आ जाएंगे। सो क्रिस को रीस के साथ उससे पहले ही शहर से निकलना होगा। अब ये सब सुनने के बाद तो क्रिस को भी लगा कि उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए और वो जल्दी से रीस के साथ मिलकर अपने घर से सारी काम की चीजें अपनी गाड़ी में लोड करने लगता है। जबकि बाहर भी अब तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये ब्लैकआउट कैसे हो गया। लोग इन सब का पुलिस से जवाब चाहते थे, लेकिन पुलिस को तो खुद कुछ नहीं पता, तो वे लोगों को क्या जवाब दें। वहीं क्रिस और रीस अब तक अपनी गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकलने लगे। रास्ते में वे एक स्टोर के पास रुककर अपने काम की बाकी चीजें और राशन पानी लेने लगते हैं, जैसा कि उन्हें रेडियो पर फ्रैंक ने कहा था। लेकिन अब यहाँ तो स्टोर के अंदर बहुत सारे लोगों की भीड़ सप्लाईज को लेकर ही लड़ रही थी। सिर्फ खाने और पाने की चीजें तक एक ही दिन में खाली हो गई, क्योंकि लोग इन सबको इकट्ठा उठा कर ले जा रहे थे। और क्रिस समझ गया कि उसका पिता सच ही कह रहा था। दोनों अब और ज्यादा जल्दी से शहर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन अब रास्ते में उन्हें शहर से बाहर निकलने वाले सारे ही ब्रिजेस गाड़ियों से भरे हुए मिलते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी सुरक्षा और सर्वाइवल के लिए इधर उधर भाग रहा है। तभी अब और आगे जाने पर उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक जाम में फंस गई, जहां से उन्होंने बाहर देखा कि यहाँ तो बीच ब्रिज पर एक बस और गाड़ी का आपस में एक्सीडेंट होने से अब पूरा रोड ही ब्लॉक हो चुका है और अगर ऐसा ही रहा तो कोई कहीं नहीं जा सकेगा। वहीं रीस तो ये देखकर और डर गई कि इस एक्सीडेंट में बहुत से लोग घायल हो चुके थे, लेकिन बावजूद इसके कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा। हर किसी को बस अपनी ही पड़ी है। तभी अब गुस्से में एक आदमी अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर रास्ता खोल देता है, जिसके पीछे पीछे बाकी लोग भी निकलने लगे। वहीं क्रिस और रीस भी, जो कि बाकी लोगों पर गुस्सा हो रहे थे कि वे उन एक्सीडेंट वाले घायल लोगों की मदद नहीं कर रहे, वे दोनों भी उन्हें ऐसे ही छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए बाहर निकल जाते हैं। अब तक उन्हें समझ आ गया कि जब बात अपनी जान पर आए तो कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अब दोनों आज का पूरा ही दिन ड्राइव करते रहते हैं और जब शाम होते हुए अंधेरा होने लगा तो सामने से एक बेकाबू ट्रक आकर उनकी गाड़ी में टक्कर मार देता है, जिससे उनकी कार साइड वाले पेड़ में जाकर क्रैश हो गई। और अब पूरी ही रात गाड़ी में बेहोश रहने के बाद रीस की सीधी सुबह आंखें खुलती हैं। उसने नोटिस किया कि लकीली उसे कोई ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसके पिता क्रिस को स्पाइन एरिया में बहुत ज्यादा इंजरी हुई थी। वे बहुत घायल थे, लेकिन बावजूद इसके अब दोनों ही पैदल चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वे जल्द से जल्द फ्रैंक के जंगल वाले घर में पहुंचकर क्रिस के घावों का इलाज कर सकें। दोनों यहाँ मेन रोड छोड़कर जंगल के बीच से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत सी सप्लाईज हैं और मेन रोड पर बाकी लोग उनसे उनका सामान छीन सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब तक फ्रैंक को भी चिंता होने लगी, क्योंकि आज दूसरा दिन भी खत्म हो चला है और अब तक तो क्रिस और रीस को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, जिससे फ्रैंक समझ गया कि उनके साथ कुछ तो हुआ है। तो वहीं अब तक चलते हुए क्रिस के घाव और बदतर हो चुके थे। सो रीस उन्हें कुछ देर रुककर आराम करने को कहती है और फिर उसने अपने पिता को पानी पिलाकर उन्हें चेक किया और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके पिता को तो बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अब तक उसे कुछ नहीं कहा और वे चुपचाप उसके पीछे चलते रहे ताकि कैसे भी करके उसकी बेटी सेफ बच जाए। अब भी क्रिस को बस इतनी ही चिंता है कि वो किसी तरह से अपनी बेटी को अपने पिता फ्रैंक के घर तक सेफ पहुंचा दे। लेकिन अब और ज्यादा चलने पर क्रिस की बॉडी जवाब दे गई और वो फाइनली पूरा एक दिन पैदल चलने के बाद नीचे गिर पड़ता है। रीस भी ये देखकर रोने लगती है और वो जल्दी से मदद के लिए चिल्लाते हुए आगे भागने लगी कि उसे आसपास कोई मिल ही जाए और उसके पिता को बचा ले। फाइनली थोड़ी आगे भागने के बाद उसे एक फार्म दिख गया, जो कि ग्लेन नाम के एक फार्मर का था और वो रीस के कहने पर जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर उसके पिता क्रिस को वापस से अपने फार्म पर ले आता है। और इसके बाद उन्होंने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके क्रिस बच नहीं सका और बहुत ज्यादा चोट लगने के बावजूद फिर भी चलने से उनमें इन्फेक्शन फैलने से क्रिस आखिरकार दम तोड़ ही देता है। रीस तो इससे बिल्कुल टूट गई, क्योंकि उसकी माँ पहले ही मारी जा चुकी थी और अब उसका पिता भी नहीं रहा। ग्लेन और रीस दोनों क्रिस को यहीं फार्म पर ही दफना देते हैं और फिर अगली सुबह ग्लेन रीस को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके दादा फ्रैंक के घर वाली लोकेशन पर छोड़ने जाने लगता है। तो वहीं फ्रैंक तो खुद कल के दिन से क्रिस और रीस को ही ढूंढते हुए निकल आया और फाइनली उसे रोड के किनारे क्रिस की गाड़ी क्रैश हुई दिखाई देती है, जिस पर कि उनके कुछ कपड़े भी रह गए थे। सो फ्रैंक अब उसी दिशा में आगे चलने पर उसी फार्मर ग्लेन की फार्म तक जा पहुंचता है, जहाँ की रीस कल आई थी।
हालांकि अब ग्लेन तो चूंकि रीस को लेकर ऑलरेडी निकल चुका था, तो यहाँ फ्रैंक को कोई नहीं मिलता। यहाँ अंदर घुसने पर उसे खून के निशान और बाहर गड्ढा खोदने का औजार नजर आता है। यहीं क्रिस के कपड़े भी पड़े थे और इसी तो फाइनली फ्रैंक समझ ही गया कि उसके बेटे क्रिस की मौत हो चुकी है और उसे यहीं फार्म पर दफनाया गया है। हालांकि अब फ्रैंक ने नोटिस किया कि उसकी पोती रीस यहाँ कहीं नहीं है। सो वो फार्म के एक फोटो में उसी फार्मर ग्लेन की फोटो देखकर उन्हें ढूंढने का फैसला करता है। तो वहीं दूसरी ओर ग्लेन अब रीस को अपनी गाड़ी में लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मदद के लिए रुकवाने लगता है। हालांकि ग्लेन गाड़ी रोकने से पहले रीस को पीछे छुपने को कहता है, क्योंकि अब के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं। और ऐसा था भी। रीस ने पीछे से छिपकर देखा कि वो आदमी तो अब मदद मांगने का नाटक कर रहा था और वो ग्लेन को बाहर ले जाकर गोली मार देता है। फिर वो उसकी गाड़ी को अपने ठिकाने पर ले जाने लगा। हालांकि अभी उसे ये नहीं पता था कि इसी गाड़ी में पीछे रीस भी छुपी है, जो कि डर के मारे बिना कोई आवाज किए चुपचाप देखे जा रही थी कि यह आदमी इस ट्रक को कहाँ लेकर जा रहा है और वो मौका मिलते ही भाग सके। लकीली तभी थोड़ी आगे जाते ही गाड़ी का ऑयल खत्म हो गया और वो आदमी पास की कार रिपेयर शॉप में रुककर वहां से गाड़ी का ऑयल चुराने लगता है। लेकिन तभी शॉप का मालिक उसे देख उसे लड़ने लगता है और उनकी गोलीबारी का फायदा उठाते हुए रीस गाड़ी से निकलकर वापस से जंगल की ओर भागने लगी। लेकिन अब जब वो थोड़ी आगे गई ही थी कि यहाँ भी उसे एक दूसरे आदमी ने पकड़ लिया और जब कुछ देर बाद रीस की आंखें खुली तो यहाँ तो वो आदमी उसे अपने घर में उठा लाया था। यहाँ रीस को अपने सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो कि उसे कह रही थी कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, अब से उसे हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। तो वहीं दूसरी ओर फ्रैंक को अब तक रोड पर ग्लेन की बॉडी मिल गई और वो उसे फार्म में मिली फोटो से अच्छे से पहचानता था कि इसी के साथ उसकी पोती रीस निकली होगी। सो फ्रैंक समझ गया कि रीस यहीं आसपास कहीं हो सकती है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर रीस अब डिनर के दौरान देखती है कि यहाँ तो इस औरत के बेटे बिली ने उसे उठाया था। उन्होंने यहाँ सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि एक और टीनेजर क्वीन को भी बंद कर रखा है ताकि वे उसे भी अपने काम करवा सकें। सो अब रीस उन्हें अपने बारे में सब बताकर उन दोनों से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वे उसे जाने दें और वो तो बस अपने ग्रैंडफादर फ्रैंक के पास जाना चाहती है। लेकिन अब ये सब जानने के बावजूद उस औरत ने कहा कि उसने उसे पहले ही कहा था अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा रही। वैसे भी अब बाहर की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं बचे तो उसे कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। और इसके बाद उस औरत ने कहा कि रीस अब यहीं रुककर उसके बेटे बिली से शादी कर ले, वरना तो वे उसे यहीं बांध कर रखेंगे जैसा कि वे उस टीनेजर क्वीन को रख रहे हैं। हालांकि अब रीस शुरू में इसके बारे में सोचने का कहती है। दरअसल उसे तो बस यहाँ से निकलने का मौका चाहिए था, इसलिए उसने ये नाटक किया। और अब रात होने पर वो सबके सोते ही चुपचाप बाहर निकलने लगती है। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला ही था कि तभी उस बूढ़ी औरत की नींद खुल गई और वो जल्दी से अपने बेटे बिली को रीस को पकड़ने भेजती है। और बिली अब काफी देर भागने के बाद रीस को फिर से पकड़ ही लेता है। हालांकि वो उसे इस बार घर न लाकर एक बैग में बंद कर एक पेड़ पर टांग देता है और थोड़ी ही देर में सुबह होने पर एक भालू रीस को खाने आ गया। अब रीस को लगा कि अब वो बच नहीं पाएगी, लेकिन तभी पीछे से बिल्ली आकर उस भालू का शिकार कर लेता है। दरअसल अब बिल्ली यहाँ जंगलों में शिकार कर खुद और अपनी माँ को खिलाता है, इसलिए उसने रीस को सजा देने के लिए उसे चारा बनाकर लटकाया था। वहीं अब इसके बाद बिल्ली रीस को घर लाकर एक छोटे से स्टोर रूम में बंद कर देता है, जहाँ रीस ने आने वाले कई दिन इसी अंधेरे रूम में बिताए। और इसके बाद एक दिन उसे फिर से बाहर लाया गया और बिल्ली की माँ उससे पूछती है कि अब तक तो रीस की अकल ठिकाने आ गई होगी और अगर वो उसके बेटे के साथ शादी करने को तैयार है तो ही वे उस अंधेरे कमरे से निकालेंगे, वरना तो वो जिंदगी भर वहीं सड़ेगी। हालांकि रीस ने अब भी कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उसके बेटे के पास रहने से अच्छा है कि वो हमेशा के लिए अंधेरे में रहे। बेशक से वो मर जाए लेकिन उसके बेटे के लिए कभी नहीं मानेगी। और इसके बाद तो अब गुस्से में उस औरत ने फिर से रीस को अंदर डलवा दिया। अब रीस को पता था कि ऐसे तो ये लोग उसे कभी नहीं छोड़ने वाले और एक न एक दिन उस औरत का बेटा बिल्ली उसे जबरदस्ती भी करने लग जाएगा। तो उसे तो खुद से ही यहाँ से निकलने का सोचना होगा। अब वो अपने आसपास की चीजों से पहले अपने हाथों की रस्सी काट लेती है, लेकिन उसने नोटिस किया कि इस कैबिन के बाहर तो लॉक लगा हुआ था
तो वो इसे कैसे खोले। तभी उसे सामने वही लड़का क्वीन दिखाई दिया जिसे भी उसी की तरह बिली ने यहाँ पकड़ कर रखा था और दोनों माँ बेटा उसे अपने घर का सारा काम करवाते थे। तो रीस ने क्वीन से मदद मांगी कि चूंकि वो खुला हुआ है तो वो चुपचाप उस औरत के पास से ताले की चाबी चुरा लाए और वे दोनों साथ मिलकर यहाँ से भाग सकेंगे। हालांकि शुरू में क्वीन बहुत डर गया क्योंकि बिली उसे बहुत मारता था, लेकिन रीस उसे मना ही लेती है कि अगर वे यहीं रहे तो वे हमेशा गुलाम बने रहेंगे। सो उन्हें कभी न कभी रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जिसके बाद अब क्वीन भी मान जाता है और वो अब रिस्क के कहे अनुसार उसे फ्री कर दोनों पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। क्वीन ने कहा भी कि बिली को इस एरिया का सब पता है, सो उन्हें जितना हो सके जल्द से जल्द उस घर से दूर जाना होगा। तो वहीं अब सुबह होने तक बिली भी समझ गया कि क्वीन और रीस दोनों यहाँ से भाग चुके हैं और वो जल्दी से उन्हीं के पीछे जाने लगता है। वहीं बिली चूंकि पिछले कई हफ्तों से यहीं शिकार कर रहा था तो उसे जंगल में निशानों का पीछा करना और बहुत तेजी से मूव करना बहुत अच्छे से आता है, जबकि उसके उलट क्वीन और रीस अब तक भागते हुए थक चुके थे। ऊपर से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, सो वे पहले जंगल से ही बेरीज खाने लगते हैं कि तभी उन्हें पीछे से बिल्ली के आने की आवाजें आने लगी, यानी कि उसने बहुत जल्द अपना रास्ता कवर कर लिया है और दोनों फिर से भागने लगे। इसी बीच क्वीन आगे खाई में गिरते हुए भी बचता है। फिर रीस उसे निकालकर दोनों एक टूटे हुए पेड़ के ऊपर से चलकर खाई पार कर लेते हैं, लेकिन अब तक बिली उनके बहुत करीब आ चुका था और वो उन पर पीछे से गोलियां चलाने लगता है। वहीं अब तक रीस और क्वीन दोनों को पता था कि वे जंगल में भागने के मामले में बिली को हरा नहीं पाएंगे। सो रीस क्वीन को आइडिया देती है और वो जल्दी से उसे अपने साथ पानी की लेक में लाकर पानी के नीचे छुपने को कहती है, जबकि अब ऊपर कोहरे के होने से बिली उन्हें देख नहीं पाता और आगे निकल जाता है। वहीं अब दोनों फिर से पानी से बाहर निकलकर फिर से दूसरे रास्ते से भागने लगे, लेकिन बिली इतना भी बेवकूफ नहीं था और वो वापस आकर उन्हें देख लेता है, जिससे दोनों जल्दी से छुपने लगे। और जब बिली ने रीस को देख लिया और वो उसे मारने आ रहा था तो पीछे से क्वीन अब रीस को बचाने के लिए बिली पर अटैक कर देता है, जिससे बिली की गन रीस के सामने जा गिरी। वहीं रीस ने देखा कि अब ऊपर फिर से बिली क्वीन पर हावी हो चुका है और वो तो उसे जल्दी जान से मार देगा। क्वीन अब लगातार उसे इशारे करने लगता है कि रीस उस गन को उठाकर बिली को शूट कर दे, जिससे वे दोनों बच जाएंगे। तो रीस अब गन को तो उठा लेती है, लेकिन उसे इसे चलाना नहीं आता। ऊपर से उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो किसी इंसान की जान ले सके। फिर भी वो अब क्वीन के लिए हिम्मत दिखाकर निशाना साधती है और तभी सामने बिली को गोली लगने से वो मारा ही गया और क्वीन बच गया। अब रीस ने पीछे देखा क्योंकि ये गोली उसने नहीं चलाई, बल्कि ये फायर उसके पीछे खड़े उसके दादा फ्रैंक ने किया था, जो कि पिछले कई हफ्तों से उसे ही ढूंढते हुए फिर रहा है और आज वो उसे फाइनली मिल ही गई। रीस अब जल्दी से भागकर उन्हें गले लगा लेती है क्योंकि वो इतने हफ्तों से इतनी मुश्किलों को झेलने के बाद उन्हें फिर से देखने की उम्मीद तक हो चुकी थी। जिसके बाद अब इस घटना को कई महीने बीत जाते हैं। फ्रैंक रीस और क्वीन दोनों को सही सलामत अपने घर में ले आया और तभी से तीनों एक साथ मिलकर यहीं रहते हैं, जबकि बाहर की दुनिया अब तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि उस ब्लैकआउट के बाद से कभी पावर वापस आई ही नहीं। लेकिन फ्रैंक ने यहाँ सब इंतजाम कर रखे थे। यहाँ तीनों साथ में खेती करके अपना खाना उगा लेते हैं। वहीं ये घर जंगल में इतने अंदर होने से कोई बाहर का आदमी यहाँ आ भी नहीं सकता। रीस जिसने इतनी मुश्किलें सही, रास्ते में उसने अपने पिता सहित कितने लोगों को मरते देखा। बिली और उसकी माँ ने तो उसे बंधक तक बना लिया था। वो अब फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई, जबकि क्वीन जिसने उसकी मदद की थी, दोनों को अब तक एक दूसरे से प्यार हो चुका है और यहाँ से वे एक साथ फ्रैंक के पास सेफ रहेंगे। फिर बेशक से बाहर की दुनिया में कुछ भी क्यों न चल रहा हो। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी ही पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवीज देखना पसंद है। थैंक यू।